हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो बच्चा लोग, आज हम एसएचएम का आज एक आखिरी लेक्चर लेके आए हैं। बच्चा, इस लेक्चर के बाद आपका स्कूल 11 तो कंप्लीट होगा ही होगा। इसी के साथ में जेडबलई या नीट में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी सिलेबस है नीट या जेडबलई का इस चैप्टर को लेके, वो भी आज हम खत्म करेंगे। ठीक है? तो बच्चा लोग, छोटे छोटे टॉपिक देखने हैं। पहला है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, एसएचएम ऑफ फ्लोटेशन। बच्चा, अगर आपको याद हो तो हमने एक चैप्टर में फ्लोटेशन की कहानी देखी थी। कोई भी ऑब्जेक्ट जब तैरता है तो वो इक्विलिब्रियम में रहता है कि नहीं? चलिए, आप बड़ा इसको ना एक एसएचएम का एक क्वेश्चन भी मान के चल सकते हैं। हम ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लिक्विड पड़ा है और इस लिक्विड में हम एक सिलेंडर डाल के रखते हैं। ठीक है? इस सिलेंडर का एरिया है ए, एंड बच्चा लोग, ये सिलेंडर जो कि पानी या किसी लिक्विड के अंदर है, उसकी लेंथ मैं एल ले लेता हूं। एल लेंथ किसकी है? जो कि लिक्विड के अंदर इमर्स्ड है, पूरे की नहीं। ठीक है? तो बच्चा, इस समय क्या होगा? अगर ये इक्विलिब्रियम है, हमको मालूम है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है तो वो इक्विलिब्रियम में रहता है। अब बच्चा, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे या ऊपर कहीं भी डिस्प्लेस करूंगा तो ये वापस नीचे करूंगा तो थोड़ा ऊपर आएगा, ऊपर करूंगा थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन क्या ये आके रुक जाएगा? नहीं, ये लिक्विड के अंदर कुछ देर तक ऑसिलेशन करेगा और इस ऑसिलेशन को हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बच्चा लोग, हम इसको प्रूव भी करेंगे कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है और इसका टाइम पीरियड भी फाइंड करेंगे। इसका टाइम पीरियड बच्चा लोग फिर से आएगा 2π√L/g। यही टाइम पीरियड इसका फिर से आने वाला है। ठीक है? अब ये टाइम पीरियड लाने के लिए हम क्या करते थे? सबसे पहले हम उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन देखते थे। तो बच्चा, यही है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये लिक्विड की डेंसिटी हम डेल्टा मान लेते हैं। इस सिलेंडर का मास हम m ले लेते हैं। एक सिलेंडर है मास m का, जिसकी L लेंथ लिक्विड के अंदर है और उसका एरिया A है। अब बच्चा, मुझे बताओ इस समय कौन कौन सी फोर्स इसके ऊपर लगेगी? तो एक फोर्स तो बेटा इसके ऊपर हो जाएगी mg, इसका वेट फोर्स। और दूसरा बच्चा, हमको पता है कि लिक्विड इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, अप थ्रस्ट जिसको हम कहते थे, यानी ये क्या हो जाएगा? अप थ्रस्ट। याद आया? अच्छा, तो बच्चा, इस समय इक्विलिब्रियम में तो क्या हम कह सकते हैं? अप थ्रस्ट इज इक्वल टू mg। अच्छा, अप थ्रस्ट की फॉर्मूला क्या होती थी लिक्विड के बारे में जब देखा था हमने? अप थ्रस्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ρ/v/g। याद आया? ρ/v/g, जहां पे v मतलब क्या है? v है बेटा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बच्चा, जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसका वॉल्यूम है। ये पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं है, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं है, ये सिर्फ इतना लिक्विड का है। अब कितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा बेटा? मेरे ख्याल से इतना लिक्विड होगा, है क्या नहीं? हमने पढ़ रखा है ना कि जितना वॉल्यूम सिलेंडर का अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस होगा। तो बच्चा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ। ये एरिया हो जाएगा इतना और ये लेंथ। तो क्या हम यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे ρ/L/g इज इक्वल टू mg ऐसा लिख सकते हैं? ठीक है? यहां से जी कट मत करना, जी कट मत करना, बिकॉज आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ओके, यहां तक क्लियर? अब बड़ा, सेकंड स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप था इक्विलिब्रियम फाइंड करो और उसकी इक्वेशन लिखो। सेकंड स्टेप था कि इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कराओ। अब बच्चा, इसको ऊपर नीचे जहां चाहो डिस्प्लेस करा सकते हो। मैं अभी के लिए इसको नीचे डिस्प्लेस करा रहा हूं। ठीक है? कह देते हैं कि चलिए ये सिलेंडर भाई साहब x डिस्प्लेसमेंट कर दिया नीचे की तरफ। ठीक है? पहले बेटा ये L नीचे था, अब ये x नीचे है। मतलब अब टोटल लेंथ जो कि इमर्ज्ड है वो कितनी हो जाएगी? L+x। हमने क्या किया बेटा? हमने इसको x नीचे की तरफ डिस्प्लेस करा दिया, x नीचे की तरफ डिस्प्लेस करा दिया। ओके, सो एरिया वही का वही, लेकिन अब वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। देखो, वॉल्यूम चेंज हो गई। अब बच्चा लोग, अब जो फोर्स लगेगा मुझे बताओ। देखो, अब नीचे की तरफ वही mg लग रहा है
और ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट। लेकिन अब की बार कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? ऑब्वियसली अपथ्रस्ट, बिकॉज इसको ये ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है। सो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू अपथ्रस्ट माइनस mg? बोलो क्लियर है? ठीक है, अपथ्रस्ट माइनस mg। बच्चा अपथ्रस्ट की फॉर्मूला होती है रो वी जी। अब की बार वॉल्यूम अलग है तो मैं v डैश लिख लेता हूं, पहले वॉल्यूम v था तो अब v डैश हो गया। अच्छा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इमर्स्ड, जितना सिलेंडर अंदर होगा उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा। यानी लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ? एरिया इंटू लेंथ। और अब की बार लेंथ कितनी है? ए एल प्लस एक्स, इतनी लेंथ है अब की बार, माइनस mg। अब क्या करी, इसको ऊपर लिख ले में। बच्चे काम करते हैं, ये a को इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रो और a को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो एफ नेट इज इक्वल टू रो ए एल, अच्छा मैं g लिखना भूल गया, सॉरी, ये g को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, रो ए एल जी माइनस रो ए एक्स जी, है ना, रो ए एक्स जी माइनस एम जी। ये एम जी तो एज इट इज, जरा ध्यान से देखो, रो ए एल जी इज इक्वल टू एम जी। बच्चा ये दोनों टर्म तो इक्वल है, यानी ये दोनों टर्म इक्वल होने से ये कट गया। बचा क्या? एफ नेट इज इक्वल टू माइनस रो ए एक्स जी। बच्चा ये कुछ माइनस के एक्स जैसा लग रहा है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, माइनस रो ए जी इंटू एक्स? यस और नो? तो यार ये तो माइनस के एक्स बन गया। और माइनस के एक्स फोर्स कब आती थी? जब सिंपल हार्मोनिक मोशन होता था, माइनस समथिंग ऑफ एक्स। ये कब होता था? जब सिंपल हार्मोनिक मोशन होता था। सो हैंस प्रूव्ड कि जब कोई चीज फ्लोट करती है और अगर उसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करें तो वो SHM करेगी, तो वो SHM करेगी। बस अब आपको K मिल गया बच्चा लोग, आपका K ये हो गया। सो अब की बार आप टाइम पीरियड ढूंढ सकते हैं, कहां करूं? यहां ढूंढ लूं टाइम पीरियड, ठीक है। सो टाइम पीरियड की फॉर्मूला क्या होती थी? 2 पाई रूट m अपॉन k। सो k की वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई रूट m अपॉन रो ए जी, रो ए जी। अब क्या करें, क्या करें? बच्चा लोग हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम की जगह पे हम एरिया इंटू लेंथ कर सकते हैं। बोलो है कि नहीं? सो अच्छा, ये L मतलब ये ओरिजिनल है, L मतलब ये ओरिजिनल, मतलब जो इनिशियली अंदर थी इक्विलिब्रियम के समय, वो वाली लेंथ। सो एक काम करो, यहाँ पे m के बदले रो ए एल लिख दो और नीचे रो ए जी। तो रो ए कट गया, क्या बचा लोग? ये लिख लिया, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। सो फाइनली टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट एल बाय जी। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ SHM ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है बच्चा लोग, अब जो हम टॉपिक देखेंगे हमारे चैप्टर का आखिरी टॉपिक, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ SHM। कॉम्बिनेशन ऑफ SHM, इसका क्या मतलब है? अब मान लो बेटा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई पार्टिकल है जो किसी चीज की वजह से SHM कर रहा, उसी समय उसके ऊपर एक और फोर्स आ जाती है। देखो SHM किस वजह से होता है? फोर्स की वजह से, है ना। हम जो स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट कराते हैं वो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? फोर्स लगाने पे ही होगा। मान लो कि अब किसी एक ऑब्जेक्ट पे दो अलग अलग फोर्स एक साथ लग रही है, और पहले वाले फोर्स के कारण मान लो कि ये पार्टिकल है, इस पे एक फोर्स ऐसे लग रही है, दूसरी फोर्स ऐसे लग रही है, दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज अलग अलग है। मैं इसको F बोल देता हूं, इसको F डैश बोल देता हूं। ये बेटा मीन पोजीशन हो गई इसकी। अब ये क्या करेगा? ये SHM करेगा, लेकिन दोनों फोर्स के कारण कुछ अलग करेगा। कह देते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, अभी जस्ट ऐसे ले रहा हूं कि इसके वजह से जो SHM होगा
उसको हम बोल देते हैं x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। चलो ये मैं f1 ले लेता हूं, ये f2 ले लेता हूं, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसके वजह से जो SHM है कह देते हैं कि वो है A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 ओमेगा टी प्लस 5। अब इसका फेज इसके फेज से ज्यादा, देखो ये जो टर्म है ना, इसे हम कहते हैं फेज। ये हमने पहले भी देखा हुआ। बस ये फेज को हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे हमारे अगले चैप्टर में, वेव्स में, ठीक है। अभी के लिए आप इतना खाली याद रखो इसका फेज इसके फेज से ज्यादा है, मतलब ये वाला SHM इसके SHM से आगे है। आगे का मतलब बेटा कि अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, इस फोर्स के कारण अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो इस फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट थोड़ा यहां पे होना चाहिए था, आगे, इससे आगे। SHM करते समय ये ओमेगा टी, तो ये ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि यार ये पार्टिकल अब SHM कैसे करेगा? इसके जैसे करेगा, या जो ये कह रहा है वैसे करेगा, या दोनों के मिला के करेगा? तो बच्चा लोग ये देखा गया है रिसर्च के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कि अब जो SHM होगा वो इन दोनों के कारण होगा, और उस SHM को हम देंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बच्चा ये जो प्रिंसिपल है ये हमको 12th में कई जगह पढ़ना है। आपके अगले चैप्टर में वेव्स में भी इसको हम देखेंगे, स्टैंडर्ड 12 में भी इसको हम कई बार देखेंगे। सुपरपोजिशन का मतलब है कि जब एक ही पार्टिकल पे दो फोर्स लग रही है या दो तरह के SHM हो रहे हैं, तो जो ओवरऑल SHM है वो उन दोनों को मिला के होगा। एज पर एग्जाम्पल बेटा, अगर मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूं, आपके पापा भी आपको 10 रुपए दे रहे, तो आपके पास कितने हो गए? 20 रुपए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दोनों को मिला के। मान लो कि मैंने आपको 10 रुपए दिए, लेकिन आपकी छोटी बहन ने या छोटे भाई ने आपसे 5 रुपए ले लिए, 5 रुपए ले लिए, तो अब आपके पास कितने बचे? 5। ये भी सुपरपोजिशन है। सुपरपोजिशन वेक्टरली ऐड करता है। कैसे? वेक्टरली, यानी मैं बोल दूंगा कि अब जो हमारा टोटल SHM है वो हो जाएगा x1 प्लस x2। बड़ा ये माइनस भी हो सकता है डिपेंडिंग कि इनकी डायरेक्शन कैसी है। अभी हम इसको सेम डायरेक्शन लेके चल रहे हैं, बट एक्चुअली ये माइनस भी हो सकती है, ठीक है, बिकॉज हमने देखा था ना कि इसको वेक्टर एडिशन करना है। ओके, तो बच्चा, क्या मैं x1 की जगह पे a1 साइन ओमेगा टी प्लस इसकी जगह पे a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, बोलो ऐसा लिख सकता हूं? ओके, अब क्या करें? इसको सॉल्व करते बेटा। देखो हमको दिखाना है, एक चीज तो यहां से मालूम पड़ गई कि ये दोनों के कारण SHM करेगा। अब दोनों के कारण जो SHM करेगा उसका कितना एम्पलीट्यूड होगा, कितना उसका फेज होगा, ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो सबसे पहले a1 साइन ओमेगा टी प्लस, बच्चा इसको सॉल्व करेंगे साइन a प्लस बी। देखो मैथ्स के अंदर एक फॉर्मूला है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये फॉर्मूला भी हम यहां पे यूज कर लेते हैं। सो a2 ये कितना हो जाएगा? साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5। बोलो क्लियर? हमने क्या किया बेटा, यहां से फॉर्मूला यूज कर लिया, मैथ्स में फॉर्मूला आती है साइन a प्लस बी की। अब इसको आगे कंटिन्यू करते बेटा, इसको हटा दूं। ओके, इसको भी जाने देते हैं। चल, अब क्या हो जाएगा?
बेटा इसको अंदर डाल देते हैं। सो x इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। हमने क्या किया बेटा, इसको अंदर डाल दिया। अच्छा अब बेटा देखो इसमें साइन ओमेगा टी कॉमन है, तो एक काम करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, साइन ओमेगा टी। सो ये बन जाएगा a1 प्लस a2 कॉस फाइव, a1 प्लस a2 कॉस फाइव प्लस ये बन जाएगा a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। बोलो यहां तक क्लियर? हमने क्या किया बेटा, हमने देखा था कि ओवरऑल इफेक्ट जो है इन दोनों को मिला के होगी। सो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, देखो बच्चा यहाँ का मतलब क्या है कि अगर ये वाला फोर्स जो F1 था वो अगर मान लो कि 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट करवा रही है, मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट करा रही है, और ये वाली -0.5 करा रही है, मतलब ये जो फोर्स है वो नीचे की तरफ 0.5 है और ऊपर के कारण 1 है, तो ओवरऑल कितना होगा 0.5। ये 1 ऊपर जाना चाह रहा है बट 0.5 ने इसको नीचे पकड़ लिया, सो एक्चुअली गया कितना 0.5 ही। यही है सुपरपोजिशन। सो हम यही देख रहे हैं कि ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना दिया जाएगा, ओवरऑल दोनों को मिला के कितना दिया जाएगा। ठीक है, सो हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, फिर हमने फॉर्मूला लगा दी साइन a प्लस बी, फिर उसके बाद हमने साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल लिया। अब अच्छा, अब क्या करें बच्चा, आपके बुक में प्रॉपर तो दिया नहीं है, बट अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक उठा के देखोगे तो उसमें एक चीज बोली होगी कि ये जो फैक्टर है इसको उन्होंने ले लिया a साइन ओमेगा टी, जस्ट ए मिनट, a साइन थीटा, कितना ले लिया a साइन थीटा, नहीं यहां पे cos है ना, सॉरी नॉट a साइन थीटा, a cos थीटा। ठीक है, इस पूरे फैक्टर को ले लिया a cos थीटा। सुनते जाओ, सही है, सही जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। लेट मी राइट इट प्रॉपरली, a cos थीटा, और बच्चा इसके अंदर जो ये a2 साइन फाइव है ना, a2 साइन फाइव, उसको बेटा इन लोगों ने ले लिया a साइन थीटा। क्या मान लिया उसको, a साइन थीटा। ऐसा क्यों, ऐसा लेने का रीजन क्या? देखो पहली चीज देखो बेटा, अगर ये जो भी वैल्यू होगी इसकी, देखो a1 और a2 तो एक बार के कांस्टेंट होंगे। a मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड। सो फोर्स 1 के कारण जो एम्पलीट्यूड है और फोर्स 2 के कारण जो एम्पलीट्यूड है वो तो कांस्टेंट रहेगा। इन दोनों को मिला के एक नवा एम्पलीट्यूड मिलेगा। मैंने कहा ना 1 ऊपर 0.5 नीचे, सो ओवरऑल मिला के 0.5 ऊपर हुआ। सो जो न्यू एम्पलीट्यूड है वो तो ये हो गया। अब हर बार चेंज क्या हो रहा है 5, सो उसके कारण चेंज क्या होगा cos 5। सो हमने यहाँ पे ले लिया cos थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, एंगल, और चेंज होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी हम निकालेंगे। अभी तो इन्होंने क्या कर दिया, लेट कर दिया है कि लेट दिस वैल्यू बी दिस एंड दिस वैल्यू बी दिस। देखो अब क्या हो गया, बस चलो यहां लिख लूं, मैं थोड़ा अच्छे से लिखा पाएगा वरना वहां बहुत कंफ्यूजन होगा, इसीलिए। तो अब क्या हो गया, देखो जरा, x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी a cos थीटा, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी cos थीटा प्लस a cos ओमेगा टी साइन थीटा। हमने इन दोनों के बदले ये ले लिया, सो अब a साइन थीटा cos ओमेगा टी, a साइन थीटा cos साइन a cos ओमेगा टी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा बच्चा ऐसे a को कॉमन निकाल देता हूं, क्या बचा, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा।
अच्छा अब जरा ध्यान से देखो बेटा, फिर से फॉर्मूला हो गई साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, है ना, ओमेगा टी थीटा ओमेगा टी थीटा। तो मैं क्या करूंगा, अब फिर से फॉर्मूला लगा दूंगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। तो बच्चों लोग ये आ गया आपका न्यू डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया आपका न्यू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जब दो एक ही पार्टिकल पे दो अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, दो अलग अलग कारणों की वजह से एसएचएम हो रहा है, तो जो ओवरऑल एसएचएम है वो इन दोनों को मिला के होगा। और वो कितना होगा, सो वो हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। जहां पे बच्चा लोग हमने गैसिंग क्या की थी, एक ए पता नहीं क्या है और एक थीटा, मतलब हमारे पास दो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो आओ उसकी वैल्यू भी निकालते हैं। दोनों वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं। अच्छा बच्चा लोग, ये है ना, देखो ये बहुत ट्रेडिशनल तरीका है, मतलब थियरेटिकल तरीका है ये वैल्यू निकालने का। अभी इसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट तरीका भी निकालूंगा। ऑब्वियसली शॉर्ट तरीका बेटा आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। अगर आपके 11 के स्कूल में एग्जाम में पूछेगा तो फिर आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। बट अगर मैं बात करूं गुड सेट की, एमसीक्यू की, जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो इसका शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगा। ओके सो हमको वैल्यू चाहिए ए और थीटा की। बच्चा लोग हमने अभी गैसिंग क्या किया था, हमने आई थिंक a1 प्लस a2 कॉस फाई को कॉस फाई को a साइन थीटा, सॉरी a कॉस थीटा ले लिया था, है ना। और दूसरा हमने a2 साइन फाई को a साइन थीटा ले लिया था। हमने जो गैसिंग की थी वो तो यही की थी ना। अच्छा सबसे पहले बेटा मुझे a निकालना है। एक काम करते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड। तो देखो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो एक तो ये a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, है ना। दोनों का स्क्वायर किया और दोनों को ऐड कर दिया। अब RHS बच्चा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन, क्या बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। आपको पता है बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। सो यहां पे मैं लिख देता हूं खाली a स्क्वायर, ठीक है, समझ आया। a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, आइडेंटिटी 1। सो बचा क्या a स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर कर लेते हैं यहां पे। सो a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 cos स्क्वायर फाई, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, ठीक है, प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू a स्क्वायर। बोलो यहां तक क्लियर। अच्छा अब एक काम देखो, a2 स्क्वायर कॉमन, तो यहां क्या बचा a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर। कैसे बचा a2 स्क्वायर कॉमन, क्या बचा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, अगेन आइडेंटिटी 1। सो ये आ गया आपको a स्क्वायर। बच्चा लोग ये फॉर्मूला कहीं देखी भी है बेटा, दो वेक्टर को जब हम ऐड करते थे, याद है, वेक्टर a वेक्टर b, तो दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलता था, रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद आया, देखो वही तो चीज है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यानी बच्चा जो दो SHM हो रहे हैं, दोनों के एम्पलीट्यूड वेक्टरली ऐड हो रहे हैं। कमाल की बात है, दोनों की मैग्नीट्यूड वेक्टरली ऐड हो रहे हैं, वेक्टर लिया, ठीक है। बिकॉज बेटा देखो हर बार जरूरी तो नहीं है कि SHM एक ही डायरेक्शन में होवे। जैसे मैंने कहा वेक्टरली ऐड, 1 ऊपर 0.5 नीचे,
तो हमको मालूम है नीचे मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन तो माइनस, देखो वेक्टर एडिशन हो गया है क्या नहीं। अच्छा अब तो बेटा एक तो हमें मिल गया, ये ए मिल गया हमको। अब दूसरा वेरिएबल क्या था, थीटा। थीटा 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 के लिए क्या करें। अच्छा काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 करते हैं तो tan थीटा आ जाएगा। हम क्या करें बेटा, 2 डिवाइड बाय 1, देखो ए साइन, हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। सो ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा इज इक्वल टू a1 प्लस a2 cos फाई अपॉन a2 साइन फाई। तो बच्चा यहां से a से गया, ये क्या बचा, साइन अपॉन कॉस tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू a1 प्लस a2 cos फाई बराबर 6। ओ मैंने यहां गलती कर दी ना, सॉरी, ये ऊपर लिखना है ना, a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। ओके, a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। तो बच्चा यहां से मिल जाएगा मेरा थीटा। और अगर आपको याद हो तो हम इसी तरीके से वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल भी निकालते थे। चैप्टर नंबर 3 जो वेक्टर वाली कहानी देखी थी, तो देखो सारी वेक्टर वाली कहानी ही चल रही है। सो इस तरीके से हमने दोनों वेरिएबल ए और थीटा यहां से निकाल लेंगे। क्लियर? ओके बच्चा देखो इसका मतलब क्या, ये जो एंगल हमको मिला, ये जो थीटा मिला, ये थीटा एक्चुअली है क्या। बच्चा लोग मान लो कि जो पहला एसएचएम है उसका एम्पलीट्यूड ये है और दूसरा जो है वो किसी और डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा है। जरूरी थोड़ा ना कि एक ही डायरेक्शन में एसएचएम करावे, थोड़ा डायरेक्शन चेंज भी कर सकता है, फोर्स अगर अलग हो गया। कह देते हैं कि दूसरा एसएचएम ये हो रहा है, ये एम्पलीट्यूड A1 ये एम्पलीट्यूड A2, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट इज थीटा। दो जो एंगल होगा उस एंगल को हम कहेंगे थीटा और इसका रिजल्टेंट जो होगा वो हो जाएगा एम्पलीट्यूड ये वाला A। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो जब दो एसएचएम एक साथ होंगे तो उन दोनों के कारण डिस्प्लेसमेंट होगी, उन दोनों के कारण एक नवा एसएचएम होगा और उस नवे एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट हम कैसे देंगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, जहां पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, A1 A2 का रिजल्टेंट और थीटा क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल। अब अच्छा ये तो ट्रेडिशनल तरीका था पूरा एक एक स्टेप करके, मैं अब आपको शॉर्टकट सिखाता हूं, बहुत ही शॉर्टकट। चलिए आइए पधारिए हमारे घर में। ओके, तो बच्चा लोग मान लेते हैं कि दो एसएचएम हो रहे हैं। पहला वाला एसएचएम है A1 साइन ओमेगा टी और दूसरा वाला एसएचएम है A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, जिसका एंगल कम है, जिसका फेस कम है, उसको रेफरेंस लेके चलेंगे और उसको हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं A1, उसको हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया। वो कितना दूरी पे है रेफरेंस से, ओमेगा, सॉरी ये रेफरेंस है, ये हमारा रेफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, ये A1 ले लेते हैं। A1 रेफरेंस है कहां है, ओमेगा टी एंगल पे। बोलो क्लियर? अच्छा, अब दूसरा वाला कहां है, A2 ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर मैं इसको रेफरेंस ले लूं, रेफरेंस और एक्स एक्सिस जो हम लेते थे, तो चलो ये मैं ले लेता हूं A2 एंड फेस कितना है, ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। बोलो समझ आ रहा है? क्लियर? अच्छा, अब क्या हो जाएगा बेटा, कह देते हैं कि चलिए इन दोनों का रिजल्टेंट ये ले लेते हैं। ये क्या हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट। बच्चा रिजल्टेंट जो है वो रेफरेंस से कोई एंगल बनाएगा, चलो उसको थीटा बोल देते हैं। सुनते जाओ। ये दोनों का रिजल्टेंट इसके बीच में से कहीं पे आएगा,
ये भी कोई एंगल बनाएगा और इसको हम कह देते हैं थीटा। तो बच्चा अब की बार क्या हो जाएगा, अच्छा एक काम करते हैं, ये पूरे एंगल को नहीं, इसके साथ थीटा कह देते हैं, ये वाला एंगल थीटा कह लेते हैं, ठीक है। सो अब क्या हो जाएगा बच्चा, देखो अब अगर मेरे को ओवरऑल देना हो तो मैं कैसे दे सकता हूं, फाइनल, ये मेरा फाइनल है, इसको देखते हुए। सो ए साइन कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस थीटा, लो खत्म। चुटकियों भर में जो हमने एसएचएम पहले पूरा ये वो ये करके निकाला, अब वो चुटकियों भर में इस डायग्राम से आ गया। तो बच्चे लोग अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है ना तो आप वो भी इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। क्लियर, क्या क्या हमने पहले एक रेफरेंस एक्सिस ले ली, फिर उसे ओमेगा टी पे पहला एसएचएम ले लिया, ओमेगा टी प्लस 5 पे दूसरा एसएचएम ले लिया, उसका रिजल्टेंट निकाला और रिजल्टेंट और A1 के बीच का एंगल थीटा बोल दिया। सो रेफरेंस से कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस थीटा। क्लियर, ओके। चलो इसके एग्जांपल करते हैं, समझ तो आ गया, लेकिन अभी प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं, आइए। ओके मान लो बच्चा आपको दिया हुआ है x1 इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी और x2 इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। दो एसएचएम है, फाइनल एसएचएम कैसा होगा वो निकालो, x हमको निकालना है। अब क्या करें, ओके क्या करे बच्चा, पहले तो रेफरेंस ले लो, फिर रेफरेंस से ओमेगा टी ऊपर, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 2, कितना है एम्पलीट्यूड 2, देखो मैं नहीं बोल रहा हूं ये बोल रहा है। फिर दूसरे वाला ले लो, अगेन इसका भी एम्पलीट्यूड 2 है। अच्छा इसका एंगल कितना था, ये एंगल कितना है ओमेगा टी, और इसमें कितना है पाई बाय 6। बच्चा पाई बाय 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री। इसका रिजल्टेंट ये रहा, इसका रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड ए ले लेते हैं। बच्चा अब हमें ये एंगल निकालना है, दिस वन थीटा, ये है थीटा और ये ए, दो निकालना है। तो बच्चा ए और थीटा तो हम निकाल सकते हैं, कैसे, ए इज इक्वल टू रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5 आता था यहाँ पे, 5 मतलब इन दोनों के बीच का एंगल, सारी वैल्यूज है रख दो। चलो A1 स्क्वायर, A1 कितना है 2 का स्क्वायर 4, A2 स्क्वायर देखो ये A1 ये A2, ठीक है। सो कितना है 4, 2 cos 5 यानी cos 30 कितना होता है बेटा, √3/2। एक काम करते हैं, इसको 60 ले लेते हैं थोड़ा आसान करने के लिए। तो पाई बाय 3 मतलब 60, हाँ। सो cos 60 1/2, ये 2 से 2 गया, क्या बचा 4 + 4 तो कितना आ गया ये 12। सो फाइनली ये आंसर आ गया 2√3। कितना आया 2√3 बराबर 6, यस। सो बेटा हमारा फाइनल कितना होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। सो ये ए मिल गया हमको 2√3 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। बच्चा थीटा निकालने का भी एक तरीका हमने देखा हुआ है, tan थीटा, अभी फॉर्मूला देखी, tan थीटा इज इक्वल टू A2 sin 5 अपॉन A1 प्लस A2 cos 5, जो वेक्टर में निकालते थे सेम वैसा सेम। ओके तो A2 कितना हो गया 2 sin 60 अपॉन 2 प्लस 2 cos 60, थोड़ी कंजूसी करेंगे, 2 sin 60 कितना होता है बेटा √3/2 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 1/2, ये 2 से 2 गया, ये 2 से 2 गया। बच्चा लोग थोड़ा गिचन गिची हो गया है, तो थोड़ा हम इसको कहाँ करें कितना बचा, ऊपर √3 बचा, नीचे 2 बचा, क्या हुआ √3/2। tan थीटा इज इक्वल टू √3/2,
बरोबर है? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 + 1, देखो ये देखो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा √3, नीचे बचा 2 प्लस ये इसके मतलब 1 हो जाएगा ना, 2 + 1, सो √3/3 कितना हो गया 1/√3। बचा tan थीटा 1/√3 कब होता है, जब एंगल 30 डिग्री होता है, राइट? सो एंगल आ गया 30 डिग्री, 30। अब 30 को हम रेडियन में लिखेंगे sin ωt + π/6। सो ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्टेंट, फाइनल SHM। समझ आया? क्लियर बेटा? ओके बच्चा लोग, अब अगर आपको मान लो इसी चीज में 3 डिस्प्लेसमेंट यानी कि 3 SHM, एक ही पार्टिकल पे 3 SHM लग रहे हैं, तो उसका ओवरऑल कैसे निकलेगा बेटा? ओवरऑल निकालने की फॉर्मूला तो अभी भी वही, A sin ωt + थीटा, वो चेंज नहीं होगा, वो तो वही का वही रहेगा। अब फर्क क्या पड़ेगा कि बेटा आपको जो एम्पलीट्यूड या जो एंगल निकालना है वो तीनों के हिसाब से निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं बेटा, तीनों का x कंपोनेंट ले लेते हैं और तीनों का y कंपोनेंट ले लेते हैं। यानी मान लो बेटा कि ये मैं अब ना इसको रेफरेंस लेके चलता हूं, ये ωt है ऐसा मान के चलता हूं, ठीक है, ये ωt है। तो बच्चा और इसका एम्पलीट्यूड 2, इसका एम्पलीट्यूड 2, ये वाले का इसका क्या हो जाएगा 2√2 और एंगल कितना है π/4, तो ये एंगल कितना हो गया π/4। बच्चा π/4 यानी 45, कितना 45। अब तो बेटा ये ले लेते हैं, इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया बच्चा, इसका देखो आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1, सो एम्पलीट्यूड हो गया 1 और एंगल कितना है π/2 यानी 90 डिग्री। सो इसके रेफरेंस में 90 है, मैंने बेटा इसको रेफरेंस लिया है, इसको अब रेफरेंस ले लिया इजी बनाने के लिए, तो इसके वजह से ये इसके रेफरेंस में 90 डिग्री है, सो ये 90 डिग्री और एम्पलीट्यूड 1। अब क्या करो बेटा, आप है ना एम्पलीट्यूड में x और y अलग अलग कर लो, यानी पहले आप ले लो ax कितना है, तीनों का x कंपोनेंट, इसका x देखो ये तो पूरा x में ही है, तो ये हो गया 2। फिर बेटा इसका cos, देखो ये cos और ये sin, हमने क्या बोला कि हमको सारे x कंपोनेंट चाहिए, ये तो पूरा का पूरा x में ही था, इसका तो कोई भी y होगा नहीं, इसका x कंपोनेंट इसका y कंपोनेंट, तो 2 cos 45 और बेटा ये तो पूरा y है तो इसका x कंपोनेंट 0, इसके लिए x कंपोनेंट 0। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, तीनों का x कंपोनेंट ले रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ x, ठीक है। सो ये हो गया 2 + 2√2 cos 45 कितना होता है 1/√2, √2 गया, 2 + 2 4, x कितना आ गया 4, ay ले लेते हैं, ay इसका 0, ये तो x में है तो इसका y कंपोनेंट 0, फिर बेटा इसका y कंपोनेंट ये हो जाएगा 2√2 sin 5, 2√2 sin 5 और ये पूरा का पूरा y में है तो ये पूरा ऐड, तीनों के x तीनों के y, सो ये क्या हो गया, ये 45 है ना बच्चा। वापस यही आंसर आ जाएगा 1/√2, √2 कट, 2 + 1 3, अब की बार कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ax ay। शो बच्चा अब फाइनली कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है दो वेक्टर जिसके बीच में 90 डिग्री हो, जिसके बीच में 90 हो, तो उससे कैसे फाइंड करते हैं, √ax² + ay², दिख रहा है, यस दिख रहा है। सो इसका हम क्या करेंगे 4² 16 + 9 25, आंसर आ जाएगा 5, यानी एक ही वैल्यू बेटा हमको मिल गई 5। बचा क्या थीटा, sin ωt + थीटा कैसे ढूंढेंगे बच्चा, मान लो कि इसका एम्पलीट्यूड ये है तो यहां से मुझे थीटा ढूंढना है, चलो ये सब छोड़ो। थीटा मतलब क्या होता है, फाइनल और रेफरेंस के बीच का एंगल। सो बच्चा ये ax ये ay, हमने ax और ay में बांट लिया। अब इसका रिजल्टेंट मान लो ये आ जाता है, रिजल्टेंट ये आ गया। सो थीटा का क्या होता है, रेफरेंस के साथ में एंगल,
रेफरेंस के साथ में एंगल। सो कैसे देंगे बेटा, tan थीटा कहाँ लिख लो, यहां लिख लो, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये क्या हो जाएगा ए वाई, ये ए एक्स। सो ए वाई बाय ए एक्स, ए वाई कितना है 3/4, 3/4 बच्चा tan थीटा 3/4। अगर आपको याद हो तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन में किया हुआ है, ये 90 और ये थीटा, अगर ये 4 है और ये 3 है तो आपको मालूम है बड़े के सामने 53 डिग्री होता था, याद है कुछ, पहले कई बार किया हुआ है, और इसके सामने वाला 37 होता था, याद है, और ये एम्पलीट्यूड तो 5। सो बच्चा अब की बार एंगल कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट यानी 53। सो एंगल कितना हो गया 53। सो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो बच्चा लोग इसी के साथ हमारा ये टॉपिक और ये चैप्टर पूरा यहीं पे समाप्त होता है। आपका JEE नीट जितना भी वेरिएशन है, जितना भी सिलेबस है, सारा सिलेबस यहाँ पे कवर्ड कर दिया गया है। बस अब आपको क्या करना है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।